यूपी टेट या शिक्षक भर्ती की परीक्षा करने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बाल विकास में पूछा जाता है उसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। बाल विकास के महत्वपूर्ण पक्षों को देखेंगे इस नोट्स से, और नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं, विश्व में पहली मानव प्रयोगशाला कब और किसने स्थापित की। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न पूछने की प्रकृति अलग अलग हो सकती है कि पहली मानव प्रयोगशाला किसने स्थापित की। वुंट ने। कब स्थापित की? 1879 में। किस शहर में स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ये 3 प्रकार के प्रश्न इसमें से बार बार बदल करके आ रहे हैं और इसे देखने की ज़रूरत है। तो विश्व की पहली मानव प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने स्थापित की। इससे पहले कोई भी मानव प्रयोगशाला नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं, किस विद्वान ने बालकों की अंतःक्रिया को उसके विकास के मूल आधार के रूप में कहा है। तो आप जैसा जानते हैं, लेव वाइगोत्स्की जो है सीखने का जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, और उन्होंने बताया कि बच्चे अपने समाज के अपने से बड़ों से अंतःक्रिया करते हुए उनको देख करके अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ये कथन लेव वाइगोत्स्की का है। तो इस प्रकार बच्चे अपने से बड़ों का काम करते हुए देखकर स्वयं भी वैसा ही करते हैं। ये उनकी अंतःक्रिया का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार से उनके कार्यों का जो है अनुकरण करते हैं। किस विद्वान ने नैतिक विकास की? तो नैतिक विकास जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उनमें विभेद करने लगता है। तो ये संवेदी गामक जो है, आप जानते हैं जीन पियाजे ने बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो संवेदी गामक यानी पहली अवस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 0 से 2, तो संवेदी गामक जो है इस अवस्था में ही वो अपने जो है परिवेश की वस्तुओं को देखने, पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। जीन पियाजे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे देख लेना चाहिए। जीन पियाजे ने किसी बच्चे के विकास को नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या नाम दिया है? तो वो नाम दिया है आत्मसातीकरण। देखिए, जीन पियाजे ने 2 ऐसे शब्द यूज किए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक है आत्मसातीकरण और दूसरा है समाविष्टीकरण। इन दोनों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आत्मसातीकरण होता है कि कोई भी नया विचार दिमाग में आने पर उसे बच्चा ग्रहण कर ले, केवल बैठा ले दिमाग में, ये है एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण। और दूसरा जो है समाविष्टीकरण होता है। समाविष्टि एकोमोडेशन होता है। समाविष्टीकरण वो होता है कि जो भी विचार आपके दिमाग में आते हैं वो पहले के विचारों में कुछ ना कुछ संशोधित करना पड़ता है, उसको हम समाविष्टीकरण कहते हैं। आत्मसातीकरण क्या है? ज्ञान को हूबहू जिस रूप में आ रहा है ज्ञान दिमाग में वैसा ही बैठा लेना आत्मसातीकरण कहलाता है। इससे नए विचार जुड़ते चले जाते हैं और ज्ञान बढ़ता चला जाता है। तो जीन पियाजे ने 2 बातें जो प्रमुख रूप से अपने सिद्धांत में बताई हैं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जीन पियाजे के इस सिद्धांत को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। आगे देखते हैं, बच्चे की आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके किस अवस्था से लिया जाता है? तो वो एक किशोर अवस्था से लिया जाता है। बच्चे की विकास से संबंधित निर्माण और खोज की अवस्था किसने बताया है? जीन पियाजे। महत्वपूर्ण बात है कि जीन पियाजे ने बताया कि बच्चा जो है अपने जन्म से ही वो जो है निर्माण और खोज करता है, यानी उसको नन्हा वैज्ञानिक जो है बताया है कि खोज की अवस्था, वो इसे अन्वेषक नाम दिया है। अन्वेषक। अन्वेषक का मतलब बच्चा खोजता है, स्वयं खोजता है, खिलौने को तोड़ता है, उसमें जानने की कोशिश करता है, या उसकी मूल प्रकृति ही होती है। तो इस प्रकार से अन्वेषक यानी खोज और निर्माण की अवस्था जो है वो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था को की समय अवधि कब से कब तक है? तो जन्म से 2 वर्ष तक पूर्व नैतिक अवस्था कही जाती है। बुद्धि का जो पदानुक्रमित सिद्धांत है वो बर्ट और बर्नर ने दिया है। किसने दिया है? बर्ट और बर्नर ने बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत, बुद्धि का है पदानुक्रमित सिद्धांत, ये बर्ट और बर्नर ने दिया है।
अगली बात है बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत। ये आप जानते हैं यसाई मॉडल, बुद्धि का यसाई मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल जो है वो जेपी गिलफर्ड ने दिया है। इसी को त्रिविमीय भी कहते हैं, इसी को त्रिविमीय भी कहते हैं, और इसी को संरचना त्रिविमीय संरचना कहते हैं, और इसी को संरचनावाद बुद्धि का संरचना का सिद्धांत कहते हैं, और बुद्धि का यसाई मॉडल भी कहते हैं। ये जेपी गिलफर्ड ने दिया है, इसको आप सभी जानते हैं। ईर्ष्या की भावना किस अवस्था में आ जाती है? तो बाल्यावस्था में ईर्ष्या की भावना आ जाती है। स्वप्रेम किस अवस्था में आता है? शैशवावस्था में। यह भी आप जानते हैं शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना होती है, जिसको हम आत्म प्रेम कहते हैं, और इसको नार्सिसिज्म भी कहा जाता है। बच्चा अपने आप से जो प्रेम करता है, इसको नार्सिसिज्म कहा जाता है। आगे बात आती है महत्वपूर्ण जो है सामाजिकता मापने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? सोशियोलॉजी। जो समाज मिति है जो है बच्चे की सामाजिकता नापने के लिए जो है समाज मिति का प्रयोग किया जाता है। समाज मिति का स्केल का निर्माण किसने किया है? मोरेनो ने किया है। एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा है? तो 117 सामाजिक क्रियाएं उन्होंने बताई हैं, जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक में पाई जाती हैं, और ये एडलर ने बताया है। आगे है बालक मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर, कि मानव आवाज़ कर रहा है या अन्य चीज़ों से आवाज़ आ रही है, इन दोनों में अंतर किस अवस्था तक सीख जाता है? तो 1 माह की अवस्था में ही बच्चा ये जाने लगता है कि ये ध्वनि किसी इंसान की है, कोई आया है, या यहीं पर किसी वस्तु से ध्वनि हो रही है। इन दोनों में अंतर अब बच्चा 1 माह में कर लेने लगता है। आगे आ जाती है बात अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सामाजिक। ये जानते हैं आप किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से संबंधित है। व्यक्तित्व जो है वो 3 प्रकार से युंग ने सामाजिक आधार पर बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ये विभाजन किसने किया है? युंग ने किया है। युंग या जुंग जो भी मिलता है, ये दोनों एक ही नाम है। और व्यक्तित्व का ये 3 प्रकार का सामाजिक आधार पर विभाजन जो है, व्यक्तित्व का विभाजन है, ये युंग ने किया है। अंतर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो अपनी बातों को दूसरे से शेयर नहीं करता है। बहिर्मुखी होता है ज़्यादा बातूनी और अपनी बात को शेयर करता है, सुखवादी होता है। उभयमुखी, तीनों की मिश्रित अवस्था को हम उभयमुखी कहते हैं। आगे देख लेते हैं आगे प्रश्नों को। जो है इरिक्शन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? इरिक्शन का है। इरिक्शन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में बांटा है? तो वो 8 अवस्थाओं में बांटा है। आगे है ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर के खोज पर तो निर्माण और खोज का सिद्धांत ही जीन पियाजे का है। तो इन्होंने बताया कि हम जो है अनुकरण द्वारा बच्चा नहीं बल्कि खोज द्वारा बच्चा सीखता है, जीन पियाजे का सिद्धांत है। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? मतलब सामाजिक एक दूसरे से विघटन होना माने दुराव होना, ये किस कारण से होगा? तनाव के कारण, लड़ाई झगड़ा संघर्ष। ये तो बहुत आसान सी बात है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के कितने चरण? बच्चा जब सामाजिकरण उसका शुरू होता है तो कितने चरणों से होकर के गुजरता है? तो सामाजिक नियमों को सीखना पहला चरण, समाज के नियमों के अनुरूप ही स्वयं भी व्यवहार करना दूसरा चरण, और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना ये तीसरा चरण होता है। आप जानते हैं यह भी प्रश्न पढ़ा जा चुका है कि शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम। नवजात शिशु के मस्तिष्क का औसतन वजन 350 ग्राम, और एक इंसान के मस्तिष्क का यदि वजन कहा जाए तो वो 1400, यानी एक जो है प्रौढ़ व्यक्ति है जो उसके मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम हो जाता है। जन्म के समय शिशु का 350 ग्राम रहता है। 6 माह में ही बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वजन जो है 7.15 पाउंड के आसपास रहता है। पाउंड 7.15 पाउंड के आसपास रहता है, लेकिन 6 माह में ही उसका जो है ये वजन 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष के बालक का वजन कितना होता है? तो जन्म के समय बालक का जो है 1 वर्ष में बालक का जो वजन होता है वो जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है। 6 माह में 2 गुना और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई अधिक होती है, लड़कियों की लंबाई कम होती है। आप जानते हैं 7 वो जो है 20.3 इंच लगभग मानी जाती है औसतन लंबाई, और 20.3 इंच। तो इसमें जो है लड़कों की लंबाई अधिक और लड़कियों की लंबाई थोड़ी सी कम होती है। और अच्छा ये बताया भी है कि जन्म के समय लगभग 20 इंच बताया है, और लड़कियों की 19.5 इंच।
ये 20.3 इंच हम एग्जैक्ट आपको बता दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं इस प्रश्न में जो है मानव शिशु का जो होता है जन्म के समय उसमें उसकी लंबाई 20 इंच हो गई। अगला है मानव के दूध के दांत कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो बच्चा होता है वो 6 वर्ष तक उसके सारे दूध के दांत निकल आते हैं और उन दूध के दांतों की संख्या लगभग 20 होती है, 20 से अधिक नहीं होती है। 6 वर्ष तक सारे दांत निकल आते हैं, 6 वर्ष से वो दांत टूटना और अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उन दूध के दांतों की संख्या कुल 20 होती है। वैसे आप जानते हैं कि कुल दांत जो है इंसान में वो 32 होते हैं, लेकिन दूध के दांत 20 होते हैं। बालकों के बौद्धिक विकास को 4 सुस्पष्ट स्तरों में किसने बांटा? जीन पियाजे ने बांटा भैया। संवेदीगामक, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक, औपचारिक संज्ञानात्मक। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। देखिए, औपचारिक अनौपचारिक 2 प्रकार के शिक्षा के साधन आप और निरौपचारिक 3 तरह के आप शिक्षा के साधन पढ़ चुके हैं। तो परिवार जो है अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक साधन वो होते हैं जिसमें नियमित कक्षाएं नहीं चलती हैं, कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, पढ़ाने वाले निश्चित अध्यापक नहीं होते हैं, कब ज्ञान देना है ये निश्चित नहीं होता है। तो अनौपचारिक साधन परिवार जो है वो कहा जाता है। विद्यालय औपचारिक साधन कहा जाता है। और कंप्यूटर या अन्य माध्यमों से बच्चा जब स्वयं सीखता है तो उसको निरौपचारिक साधन कहते हैं। अब जो एक शिक्षक है विद्यार्थियों के सामने अगर वो सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहता है तो क्या वो कहानी सुनाए या अन्य उपदेश दे या अन्य चीज़ों के द्वारा वो सामाजिक मूल्यों का विकास करे। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अध्यापक यदि सामाजिक मूल्यों का विकास बच्चों में करना चाहता है तो स्वयं आदर्श व्यवहार स्वयं करे, ताकि बच्चे उसको अनुकरण करते हुए स्वयं भी बच्चे भी जो है एक आदर्श शिक्षक का अनुकरण करते हैं। इसलिए जो है शिक्षक अपना व्यवहार आदर्श रखे। इस प्रकार से जो है देखते हैं आगे। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो आप जानते हैं शिक्षा इस समय जो है बाल केंद्रित शिक्षा लागू है, इसलिए बच्चे को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा का शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। तो बच्चे सरलतम विधि से उसी भाषा में सीख सकते हैं जिसको वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मातृभाषा में शिक्षा ही प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। इदम। अब आप जानते हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो। इदम, अहम और पराहम किसने बांटा है व्यक्तित्व को। फ्रायड ने बांटा है इदम, अहम और पराहम, जिसको इंग्लिश में ईड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। तो इदम व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व कहलाता है जिसमें मानव की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है और वो पशुवत व्यवहार करता है। ऐसा जो है व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी होता है। तो इदम जो है ऐसी इच्छाओं वाले व्यक्तित्व को कहा जाता है जिनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण विधि से क्या आशय है कि प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना। खेल विधि खेल क्रियाओं पर आश्रित है। प्रयोजनवाद जॉन डीवी की देन है और इसमें प्रोजेक्ट शिक्षा के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। एक कथन है बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, स्वयं बालक जैसा व्यवहार करे। ये कथन मैकेंजी का है। शिक्षक आचार संहिता क्या है। शिक्षकों के मानक व्यवहार यानी अध्यापकों के स्टैंडर्ड जो व्यवहार हैं वो क्या होने चाहिए, इसकी जो पुस्तिका है उसको हम शिक्षक आचार संहिता कहते हैं। शिक्षकों की योग्यता, मूल्य और उसके व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा संभव है। तो ये सही बता सकता है कि अध्यापक का व्यवहार कैसा है, ये छात्र ही बता सकते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो तर्कसंगत विचारों के द्वारा उसके उनमें तार्किक जो है दृष्टिकोण लाया जा सकता है। आगे देखते हैं। फिर से वही बात आती है कि बच्चों में बौद्धिक विकास को, मानसिक विकास को 4 स्पष्ट स्तरों में जीन पियाजे ने बांटा। अमूर्त जो है विचार की जो है वो 7 से 12 वर्ष में आ जाती है। अभिसारी चिंतन किस में होता है। प्रतिभाशाली बच्चों में अभिसारी चिंतन होता है। अब देखिए चिंतन जो 2 प्रकार के हैं, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन वो होता है जब एक समस्या के कई हल सोचे जाते हैं तो उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है, जब हम किसी भी समस्या पर हम सारी शक्ति एक केंद्रित कर देते हैं उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। तो इस तरह से हम जो है अध्ययन को जारी रख सकते हैं। अभी जो है लगभग इतना ही, आगे हम इसका अध्ययन जारी रखेंगे और ये आगे श्रृंखला को हम बढ़ाएंगे।